जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों, जो शिफ्ट थी इसमें काफी बच्चों ने आंसर गलत किए थे, क्योंकि दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल भी ज्यादा पूछे गए थे। ये थोड़ा हार्ड शिफ्ट थी, इसलिए साथियों आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि धातुओं के वैद्युत अपघटनीय शोधन की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु डैश से इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों, जो एनोड से जो है इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो साथियों, जो वैद्युत अपघटनीय शोधन में जो अशुद्ध धातु है, तो इसका जो है एनोड बनाया जाता है। और साथियों, जो शुद्ध धातु है इसकी पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से जो अशुद्ध धातुएं हैं घुलकर विलयन में जाती हैं, और जो शुद्ध धातु दोस्तों है ये कैथोड पर जमा हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, साथियों अगला क्वेश्चन था, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पशु ऊतकों का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो साथियों, जिसने इसका आंसर 2 दिया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। साथियों, जो मानव या जंतु शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो साथियों, जो पहला होता है ये उपकला ऊतक होता है। ये कार्य क्या करता है? सुरक्षा के लिए दोस्तों ये ऊतक होता है, ठीक है। दूसरा जो है संयोजी ऊतक है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। और साथियों, सहारा और जोड़ने के लिए जो है इस ऊतक का प्रयोग किया जाता है, जैसे रक्त और हड्डी। नेक्स्ट साथियों, पेशी ऊतक, ये साथियों गति के लिए होता है। और जो तंत्रिका ऊतक दोस्तों होता है ये संदेशों के संचरण के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, कौन से प्लास्टिड में ऐसे वर्णक होते हैं जो पौधों को उनका पीला, नारंगी या लाल रंग देते हैं? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो साथियों, जो क्रोमोप्लास्ट है ये रंगीन लवक होते हैं जो फूलों और फलों को आकर्षण लाल, पीले या नारंगी रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग क्लोरोफिल के कारण देता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो साथियों ल्यूकोप्लास्ट है ये रंगहीन होता है जो भोजन संचयन करता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट दोस्तों होता है ये रंग देता है, ठीक है। और साथियों, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये रंगहीन होता है, ये भोजन जो है संचय करता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पूरी शिफ्टों को करा दीजिए जल्दी से एग्जाम के पहले, तो हम कराएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग जो है सपोर्ट और प्यार आप लोग बनाए रखिएगा, जिससे हमको जो है क्लास को बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। हम जो है पूरी शिफ्टों को कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग जो है वीडियो को देखते नहीं है तो थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग क्लास को देखिएगा और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है कि संभारिकों का कौन सा गुण हमेशा भिन्न होता है, बताइए। तो इसमें साथियों आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ये जो है हमेशा भिन्न होता है। साथियों, जो संभारिक हैं वे तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन जो उनका परमाणु क्रमांक है भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है और जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलती है, बताइए। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जो प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है। कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन से भारी मात्रा में कार्बन डाई जो है ऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि लंबा टी और बौना स्मॉल टी पर जो है प्रभावित है और गोल बीज जो है आर झुर्रीदार बीज साथियों स्मॉल आर पर जो प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप को पहचाने और बौना कद और गोल बीज दर्शाता है, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल टी और कैपिटल आर, ठीक है। किसमें दिया हुआ है? ये बेटा जो है ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। मेंडल के आनुवंशिकी नियम के अनुसार बौने पौधे अप्रभावी लक्षण के लिए दोनों एलील का छोटा होना आवश्यक है, यानी स्मॉल टी। गोल बीज दोस्तों प्रभावी लक्षण के लिए कम से कम एक आर होना जरूरी है, इसलिए जो है शुद्ध गोल के लिए कैपिटल आर। अतः बौने और गोल पौधे का जो जीनोटाइप है ये स्मॉल टी और डबल कैपिटल आर, ठीक है, ये जो है होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन पुष्टि करता है कि एक विलयन अम्लीय है? तो यहाँ पर साथियों जो मिथाइल ऑरेंज है ये लाल,
फिनोलेफ्थलीन जो है रंगहीन और जो लिटमस है ये लाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अन्य साथियों नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और अम्ल में जो है मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल और गुलाबी हो जाता है, जबकि साथियों जो फिनोलेफ्थलीन है ये जो है अम्ल के साथ कोई रंग नहीं बदलता, यानी रंगहीन रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में वास डिफरेंस का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। बेटा इसका मुख्य कार्य है अर्धिवृषण से मूत्र मार्ग तक शुक्राणु का परिवहन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। वास डिफरेंस, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। एक पतली नली होती है जो शुक्राणुओं को अधिवृषण से लेकर मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य करती है। शुक्राणुओं का दोस्तों जो उत्पादन है ये वृषण में होता है। कहां पर होता है, वृषण में होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर साथियों बताइए क्या होगा इसका आंसर, और ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है जहां रेखाएं करीब होती हैं। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर प्रतिच्छेदित करती हैं। या चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। बेटा आंसर हो जाएगा चुंबक के बाहर जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबक के अंदर दोस्तों रेखाएं किस तरफ होती हैं, तो ये साथियों दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। जो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जो है होती हैं। और साथियों दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका है, बताइए। बेटा इसमें जो है विदेशी सामग्री को पचाना, क्या इसकी भूमिका, विदेशी सामग्री को पचाना। ठीक है, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका में आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हो गया और टूटे फूटे अंगों को पचाकर कोशिका को साफ रखते हैं। और इसे दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको बेटा कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिक एसिड का सूत्र क्या है, बताइए। तो साथियों जो फार्मिक एसिड है इसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो साथियों जो फार्मिक एसिड है ये सबसे सरल कार्बोक्सिल एसिड है जिसे IUPAC प्रणाली में जो है मेथेनोइक एसिड कहा जाता है। ठीक है, और साथियों यह मुख्य रूप से लाल चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है ये लाल चींटियों में जो मधुमक्खियां होती हैं उनके डंक में ये एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर साथियों जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 इसको जो है कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। हालांकि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बन के जो ऑक्साइड में कार्बन मौजूद होता है, लेकिन इन्हें रासायनिक व्यवहार के कारण जो है अकार्बनिक माना जाता है। अन्य तीनों जो विकल्प हैं जैसे कि हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव हैं जो विशुद्ध रूप से कार्बनिक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। ऑप्शन है त्वरण शून्य है, वेग अपरिवर्तित रहता है, शरीर समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है, समय के साथ गति लगातार बदलती रहती है। पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसे जो है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। बेटा यहाँ पर जो है समय के साथ गति लगातार बदलती रहती है, यही गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक समान गति में दोस्तों वस्तु का जो वेग है नियत रहता है, जिसके कारण इसका जो त्वरण है ये हमेशा शून्य होता है। अतः समय के साथ गति बदलने का जो कथन है ये पूरी तरह से गलत है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है कि एक प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा समांतर होती है। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। एक प्रिज्म में निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही होती है। एक प्रिज्म में यदि सफेद प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो विक्षेपण हो सकता है। पूछा गया बेटा यहाँ पर कथन कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रिज्म में जो है आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा समांतर होती हैं। बेटा ये गलत है, नहीं होती हैं। ठीक है, कांच के स्लैब में दोस्तों जो आपतित और निर्गत किरणें हैं ये समांतर होती हैं, लेकिन जो प्रिज्म दोस्तों है प्रिज्म की गैर समांतर अपवर्तक सतहों के कारण निर्गत किरण हमेशा एक निश्चित कोण पर मुड़ जाती है, जिससे विचलन कोण जो है इसको विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था
कि एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। यदि हम g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं तो वस्तु को फेंकते समय उसकी प्रारंभिक गति है क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर दिया क्या क्या है, वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, और वह अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। मतलब h दिया है कितना, 20 मीटर दिया है। जब h दिया है इसका जो अंतिम वेग क्या होगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि जो अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो v क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। g का मान साथियों दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम निकालना क्या है, प्रारंभिक गति को निकालना है। तो गति के साथ जो तीसरा समीकरण है क्या होता है, बताइए किसको याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है, ठीक है। यहाँ पर साथियों जो v है, v का मान कितना है, 0 है, u का मान निकालना है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, 2 हो जाएगा, g का मान दिया है कितना, 10 दिया है, जो h का मान दिया है ये है 20, ठीक है। जब साथियों u इधर रखेंगे और इसको इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब साथियों हो जाएगा 400। तो u बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 हो जाएगा, और साथियों u बराबर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। बेटा प्रतिबिंब दूरी v क्या होगी, बताइए, v यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है, ये साथियों जो है अवतल दर्पण में साथियों जो प्रतिबिंब बनता है, अगर साथियों वस्तु कहाँ पर रखी है, फोकस दूरी कितनी है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, तो f बराबर साथियों कितना है, 15 है, इससे कोई मतलब नहीं है। रखी कहाँ पर है वस्तु, वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब वक्रता केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। साथियों कितनी दूरी पर रखी हुई, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। कि जो साथियों वक्रता केंद्र है, ये फोकस दूरी का, वक्रता केंद्र जो है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ठीक है। वैसे ही वैल्यू दी हुई है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल साथियों क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि प्रतिबिंब जो दूरी है v क्या होगी। तो साथियों जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब साथियों है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु के समान बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा, ये साथियों प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो साथियों आंसर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, -30 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा -30 सेंटीमीटर दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक 20 न्यूटन का शुद्ध क्षैतिज बल 4 किलोग्राम के एक ब्लॉक पर 5 सेकंड के लिए लगता है, तो जो शुरू में स्थिर है, ब्लॉक की अंतिम गति क्या है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप नोट किया करिए। तो F बराबर दिया है 20 न्यूटन, मतलब बल दिया हुआ है, ठीक है। M दिया है कितना, 4 kg दिया है, और समय दिया है T, कितना दिया, 5 सेकंड, ठीक है। इतनी चीज आपको दी हुई है, पूछा गया है कि अंतिम गति क्या होगी। बेटा जो अंतिम गति है, तो गति के नियम से हम पहली बात तो निकालेंगे, ये आपको मालूम चल गया होगा। तो साथियों यहाँ पर गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस at होता है, लेकिन यहाँ पर a नहीं दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम a भी निकाल लेंगे। तो न्यूटन के साथियों नियम के अनुसार जो है a का मान कैसे निकाल लेंगे, पता होगा आपको कि F बराबर क्या होता है, m a होता है, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा F अपान m हो जाएगा, ठीक है। F कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया है, m कितना दिया है, 4 kg दिया है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये a का मान निकल कर आ गया। अब यहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है, रखो। अंतिम वेग पूछा गया है, और साथियों जो और दोस्तों जो प्रारंभिक वेग है ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ये स्थिर थी, ठीक है। तो v का मान आपको निकालना है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस a कितना निकाला है, अभी 5 निकाला है, t कितना दिया था यहाँ पर, 5 दिया था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के आयाम को सही ढंग से परिभाषित करता है, बताइए। तो ये साथियों यहाँ पर जो कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ये जो है सही ढंग से जो है परिभाषित करता है आयाम को। तो आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा।
आयामी तरंग के माध्यम के किसी कण का उसकी मूल माध्यम स्थिति से जो है किसी भी एक ओर होने वाला जो अधिकतम विस्थापन होता है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति और दो शिखरों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या था कि एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई बराबर है लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है ये 1:4 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। जिसको भी प्रतिरोध का फार्मूला आता होगा वो इसका जो आंसर है बहुत ही आसानी से कर लेगा। तो दोस्तों प्रतिरोध होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, R = होता है रो L/A होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है लंबाई बराबर है, तो लंबाई से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों क्या होता है, जो R होता है ये जो है अनुक्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती नहीं होता है। और जो R है ये अनुक्रमानुपाती होता है L के, लेकिन L से कोई मतलब ही नहीं है, A से मतलब है। तो बेटा जो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 1:4, कितना दिया है, 1:4 दिया है। ठीक है, तो 1:4 दिया है मतलब 1/4 दिया है। तो दोस्तों जो प्रतिरोध है इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक नीली गैर धूमिल ज्वाला के साथ जलता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा एथेनॉल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और स्वच्छ ईंधन जैसे एथेनॉल, जो एथेनॉल इसका सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH होता है, इसको नोट करिएगा। जब एथेनॉल का पूर्ण दहन होता है तो वे बिना धुएं वाली नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि जो कोयला है और डीजल जैसे ईंधन अपूर्ण दहन के कारण जो है पीली और धुएंदार ज्वाला होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मशीन W जूल कार्य T सेकंड में करती है, तो मशीन की शक्ति P वाट को निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही ढंग से दर्शाया गया है, बताइए। तो यहाँ पर साथियों जो शक्ति है इसका सूत्र होता है P = W/T होता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1 हॉर्स पावर है ये किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर जो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है उसके नाभिक में जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। और दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या है इसका जो प्रतीक होता है A, तो A = होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन संख्या कितनी दी है, 11 दिया हुआ है, जो न्यूट्रॉन है कितने दिए हैं, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर साथियों जो द्रव्यमान संख्या है कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और साथियों जो 23 है ये किसका परमाणु द्रव्यमान है, तो सोडियम का है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या यौन प्रजनन करने वाले जानवरों में अनुवांशिक भिन्नता सुनिश्चित करता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा संतानों को दोनों माता पिता से जीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युग्मकों के संलयन और अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है संतानों में नए अनुवांशिक गुण आते हैं जो जैव विकास के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश में घूमते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये साथियों जो है विविक्त कक्षाओं में घूमते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नील्स बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित गैर विकिरणीय कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें विविक्त कक्षाएं या ऊर्जा स्तर KLMN कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का एक प्रमुख लक्षण है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना ये जो है इसका प्रमुख लक्षण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखना और उन सभी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना है जो हमें प्रकृति से विरासत में मिली है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों हमने जो है 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आपको एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों से नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, बताइए। ऑप्शन दोस्तों है मक्का, शकरकंद, आलू या चना। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। इससे दोस्तों हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और साथियों अगली सेट के क्वेश्चन को देखने के लिए
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।